हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर 6 पी ब्लॉक, ग्रुप 15 to 18 सारे देखेंगे। ग्रुप 15, 16, 17, 18 ऑल विद इन 40 मिनट्स और 40 मिनट से पहले करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें बेसिकली आपको सारी चीज़ें इजी लैंग्वेज के अंदर और इजी जितना इजी हो सके उतना इजी आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। एंड इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको बताए जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। उससे पहले अगर ब्लूप्रिंट की बात करें तो जो हमारा पी ब्लॉक है उसमें से 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। जो 5 नंबर का आता है इसके अंदर भी ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ऐसे पार्ट बना के पूछ ले जाते हैं। तो आपको ये जरूरी नहीं कि कोई 5 का बड़ा क्वेश्चन एक ही आएगा, उसमें पार्ट बना के पूछ लेते हैं। तो आपको उसमें भी छोटे क्वेश्चन का ध्यान रखना है। ये अगर आपने ब्लूप्रिंट की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, उसमें हमने एक चैप्टर का एनालिसिस किया था कि उसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएंगे और कौन से ऐसे 2 चैप्टर्स हैं जिनमें से सिर्फ 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको नहीं पता तो ब्लूप्रिंट की वीडियो चेक कर लेना। पेपर डिजाइन भी कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो पूरा पी ब्लॉक है उसके बारे में, बाद में स्टार्ट करेंगे सारे ग्रुप्स। जो पी ब्लॉक है उसके अंदर आते हैं ग्रुप 15, 16, 17, 18 और अगर यदि इनको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो ये ऐसे लिखे जाते हैं। अगर ये आपको इनकी ट्रिक नहीं पता इनको कैसे याद करना है तो फिर बताऊं तो ये ऐसे याद कर सकते हैं आप: नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना, नीना और करीना, जिंदा रहना। यस, दीज आर द ट्रिक्स फॉर लर्निंग दीज। अगर आपको कोई और ट्रिक है, आपकी टीचर ने कोई और बता रखी है तो वो और भी अच्छी बात है। आपको जो भी याद रहे वैसे कर लेना। बाकी ये ट्रिक भी बहुत ही अच्छी है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना, नीना और करीना, जिंदा रहना। और अगर दे इनके एटॉमिक नंबर की बात करें, हमें याद नहीं रहते एटॉमिक नंबर तो कैसे याद रखें। जैसे कि हमें पता है हीलियम का तो 2 है, हाइड्रोजन हीलियम का 2 है, फिर उसमें 8 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा नियोन का 10। ऐसे ही क्या क्या इनमें प्लस करना है वो देखें तो मैजिकल नंबर्स क्या हो गए, 8, 8, 18, 18, 32 ये हैं यहाँ पे मैजिकल नंबर्स। यानी कि जो आपको इन सभी में फॉलो करना है, इन सभी में ऐड करना है। जैसे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, हमें पता है आपको 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। तो नाइट्रोजन का होता है 7, वहीं इसमें हमें ऐड करना है 8, तो ऐड कर देंगे 8। तो फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा, 7 + 8 मीन्स 15। जो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। ऐसे आपको इनके एटॉमिक नंबर निकाल लेना है अगर आपको कहीं पर जरूरत पड़े तो। अभी देखें तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि देखो इनमें सभी में आपको पता है ग्रुप के अंदर ना जो वैलेंसी होती है वो सेम रहती है और सेल बढ़ती जाती हैं। इसमें 1 सेल है तो इसमें 2 सेल होंगी, इसमें 3 सेल होंगी, ऐसे सेल बढ़ती जाती हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, सेल बढ़ रही हैं, स्क्रीन इफेक्ट बढ़ रही है। यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले सेल के वो इसको बाहर की तरफ धकेलेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको बाहर की तरफ धकेलेंगे। ऐसे बाहर की तरफ धकेलना स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये बहुत बढ़ जाएगा, सेल नंबर जो बढ़ेगा तो इसीलिए साइज बढ़ता है जब भी हम नीचे जाते हैं। वहीं अगर यदि हम साइड में जाते हैं यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि इसमें ना सेल तो बढ़ नहीं रही लेकिन उसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और बढ़े जा रहे हैं। सेल के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, एक ही सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस था, इसी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो इसमें पॉजिटिव था, यहाँ पे जितना नेगेटिव होगा ये उसको अपनी तरफ खींच लेंगे। तो देखो सेल अगर यदि दूर दूर बनती ना तो हो सकता है कि इसका भी साइज बढ़ता है, लेकिन उसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे अच्छे से अट्रैक्शन बन जाती है और न्यूक्लियर चार्जेस जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए लेफ्ट टू राइट हमेशा साइज बढ़ता है और ये ग्रुप 17 तक ही बढ़ता है। ग्रुप 18 नोबल गैसेस आ जाती हैं, उनके अंदर ये फॉलो नहीं होता, इनमें साइज बढ़ता ही है। यानी कि यहाँ तक अगर यदि हम देखें तो इनमें से सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो कौन सा है, फ्लोरीन है, क्योंकि नीचे आएंगे तो बढ़ेगी साइज और यहाँ तक साइज घटती है। तो यहाँ पे ये जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट है। वहीं अगर यदि हम बात करें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड क्लोरीन इज इसकी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनके ऑर्डर्स के ऊपर आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो साइज का हमने देख लिया, नीचे आने पे बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट जाने पे घटता है। तो साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तीनों चीजें, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तीनों चीजें। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर तो कोई भी एक्सेप्शन भी नहीं है, ये एकदम करेक्ट हमेशा इसको फॉलो करती है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। वहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर एक एक्सेप्शन है, वो है क्लोरीन का। क्या होता है क्लोरीन के अंदर ना, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो कम होती है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल है वो फ्लोरीन से थोड़ी ज़्यादा है, यानी इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है फ्लोरीन से, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होंगी वो क्लोरीन में कम होंगी फ्लोरीन की बजाय, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। सो ये आपको ध्यान रखना है। और आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम देखेंगे आगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो पूरा पी ब्लॉक है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP3 से 6, ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वहीं अगर एक एक ग्रुप की बात करें तो कैसे है ये, आपको पता है ग्रुप 15 के अंदर इसमें क्या है, नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन में देखें 7 है इसका एटॉमिक नंबर, और 2 होते हैं अंदर वाली सेल के अंदर, और नेक्स्ट सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी कि वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। ऐसे इसमें होंगे 6, इसमें होंगे 7, इसमें होंगे 8। सो उसके हिसाब से ही इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं। NS2 NP3 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 6 होना चाहिए क्योंकि इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 है इसमें 6 है, तो ये हो जाएगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 15 ग्रुप। 15 ग्रुप की क्या है NS2 NP3, 16 ग्रुप की NS2 NP4, 17 ग्रुप की NS2 NP5, 18 ग्रुप की NS2 NP6। तो ये थी हमारी सारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली, जिसे हम निक्टोजन्स भी बोलते हैं। तो ये इसको एक सेपरेट नाम दिया गया है निक्टोजन्स, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो पहले इसमें अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो वो आता है इसके पूरे जो ग्रुप है उसके साइज और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो हमने देखा डाउन द ग्रुप साइज तो बढ़ता है और साथ के साथ बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे आने पे घटती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर की, तो नीचे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे +5 की स्टेबिलिटी घटती जाएगी और +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हम नीचे जाते जा रहे हैं वैसे ही एक इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम का जो इफेक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, और जो अंदर s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ये बाहर नहीं निकलने देता फिर, और वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसीलिए नीचे जाने पे +3 स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और +5 की घट जाती है। अब देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, जो नाइट्रोजन फैमिली है निक्टोजन्स हैं वो हाइड्रोजन की तरफ कैसे रिएक्ट करते हैं, या फिर हम बोलें कि हाइड्राइड कैसे होते हैं इसके। सो यहाँ पे हमने 3NH3 PH3 ASH3 ये ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं, नाइट्रोजन के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसको अपने पूरे बॉन्ड बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन से ले लेगा। तो ये हो जाएगा NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3। इसमें जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो घटेंगी, जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो नीचे जाने पे घट जाती है, वहीं थर्मल एनर्जी भी नीचे जाने पे घट जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ भी नीचे आने पे कम हो जाती है, और बॉन्ड एंगल भी कम हो जाते हैं। सिर्फ 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ती हैं, वो है रिएक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग पावर, यानी कि दोनों का मतलब ये है कि दोनों रिएक्ट करने लग जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो नीचे आते जाएंगे वैसे ही रिएक्टिविटी इनकी बढ़ती जाती है। साइज ज़्यादा होगा, हमें पता है नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, साइज ज़्यादा होगा तो लोन पेयर डिस्पर्ज नहीं हो पाएंगे, लोन पेयर डिस्पर्ज हो जाते हैं जिसके कारण लोन पेयर डोनेट नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, क्योंकि लुईस पीस का तो काम ही होता है कि वो अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर दे, तो वो डिस्पर्ज हो जाएंगे तो डोनेट नहीं कर पाएगा, तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बोर्ड के हिसाब से अगर ये देखा जाए तो इनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और बॉन्ड एंगल NH3 से लेके BiH3 तक घटता जाता है, पहले ज़्यादा होता है फिर कम 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 होता जाता है। और अगर कोई और कंपटीशन वगैरह की बात करें तो इनमें एक ड्रेवोज रूल लगता है और इनकी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इनकी सभी की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और बॉन्ड एंगल NH3 का सबसे ज़्यादा है। सो अगर यदि इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। नीचे जाने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है और ऊपर जाने के ऊपर स्टेबिलिटी, बेसिक कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, ये बॉन्ड एंगल, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो है ये ऊपर जाने पे बढ़ता है, और बेसिक कैरेक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। अब हम देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस। जो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एक्सेप्शन है
वो ये है कि जो NH3 है वो स्टार्टिंग की बजाय थर्ड नंबर पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए जल्दी से बॉयल नहीं हो पाता। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, तो ये एक दूसरे एटम के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण ये जल्दी से बॉयल नहीं करते। मेल्टिंग पॉइंट में जो अमोनिया है वो सबसे आगे चला जाता है इसी रीजन के कारण। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन की तरफ इनकी रिएक्टिविटी कैसी है। तो एसिडिक कैरेक्टर है वो नीचे जाने पे घटता है इनके अंदर, और यानी कि ऊपर वाला अगर एसिडिक है तो बीच वाले एम्फोटेरिक और नीचे वाला बेसिक। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अभी हम देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो अभी तक हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये फॉस्फीन जरूर देख लेना, बाकी इसमें से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब हम देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहले हम देखते हैं डाई नाइट्रोजन। देखो 2-3 जगह से नोट्स बना के मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, तो मे बी आपका हेल्प करेंगे। आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, जो भी आपको भी बहुत हेल्प करने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। सो देखें डाई नाइट्रोजन, सबसे पहला जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है वो हम देखें डाई नाइट्रोजन। इसको प्रिपेयर कैसे करना है? सबसे पहले इसका जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं हम अमोनिया और डाइक्रोमेट से। हमें इसमें चाहिए अमोनियम डाइक्रोमेट, तो हम भूल जाते हैं कि कैसे करें, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हमें पता है अमोनियम का क्या फॉर्मूला होता है, NH4 पॉजिटिव, और डाइक्रोमेट का क्या फॉर्मूला होता है, Cr2O7 2 नेगेटिव। ये भी नहीं पता तो ये तो पता ही होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कंपाउंड होता है K2Cr2O7। तो जब हम इन दोनों को हटा देंगे K2 को, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव पूरे के ऊपर चार्ज आ जाता है, यही है डाइक्रोमेट आयन। सो अमोनियम आयन और डाइक्रोमेट आयन दोनों को जब क्रॉस करवाएंगे तो ये बनेगा NH4 ट्वाइस Cr2O7। ये है अमोनियम डाइक्रोमेट। जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से सबसे पहले तो जितना हो सके उतना पानी निकाल दो, जितना पानी इसमें से निकल सकता है। तो यहाँ से 4 पानी निकल सकते हैं, 4 पानी निकाल दिए। फिर जो बचा वो है Cr2O3, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस, और गैस रिलीज हो जाएगी N2। यही हमें चाहिए थी डाई नाइट्रोजन। और सबसे जो प्योर नाइट्रोजन मिलती है वो हमें मिलती है एजाइड वाले मेथड से। क्या है वो मेथड अभी देखते हैं। इसमें ये पूछ सकते हैं कि प्योरेस्ट नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी, प्योरेस्ट डाई नाइट्रोजन, तो वो इसी मेथड से मिलती है। क्या करेंगे, इसमें हम बेरियम एजाइड लेते हैं। बेरियम का क्या फॉर्मूला था, Ba2 पॉजिटिव, और एजाइड के अंदर क्या होता है, N3 1 नेगेटिव। ये होता है एजाइड का फॉर्मूला। वैसे तो नाइट्रोजन ये होता है N3 नेगेटिव, बट एजाइड N3 और नेगेटिव ये होता है। सो इसका जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें मिलता है बेरियम एजाइड का फॉर्मूला BaN3 ट्वाइस। जब हम इसको हीट करते हैं बेरियम एजाइड को, तो हमें बहुत ही प्योर नाइट्रोजन मिलती है, और साथ में बेरियम सॉलिड फॉर्म में मिल जाती है, यानी हमारी मेटल भी अलग हो गई और साथ में प्योर नाइट्रोजन भी मिल जाती है। बहुत अच्छा मेथड भी है, और इससे प्योरेस्ट फॉर्म मिलती है नाइट्रोजन की। कैसे? क्योंकि इसके अंदर और कोई गैस साथ में रिलीज नहीं हो रही, ये सॉलिड है, ये सीधा नीचे बैठ जाएगा, और गैस जो हमें मिलेगी वो एकदम प्योर मिलेगी। अब इसकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, डाई नाइट्रोजन कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस करते हैं। लिथियम की जब हम डाई नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाते हैं, लिथियम नाइट्राइड बना लेता है Li3N। मैंने आपको बताया था वैसे तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N3 नेगेटिव, तो वही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। Li पॉजिटिव है, N3 नेगेटिव है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Li3N। तो यही लिथियम नाइट्राइड बना लेगा। और वही मैग्नीशियम की बात करें तो वो भी एज इट इज रिएक्शन करता है विद डाई नाइट्रोजन। इन दोनों की रिएक्शन सेम इसलिए है क्योंकि दोनों के अंदर डायगोनल रिलेशनशिप होता है। अब हम देखते हैं दूसरा नाइट्रोजन का कंपाउंड, वो है अमोनिया। अमोनिया की प्रिपरेशन कैसे है, सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड लेना है, साथ में लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों को लेंगे, दोनों ही सॉलिड हैं। जब इन दोनों को मिक्स किया तो क्या होगा, जो ट्रैप्ड गैस होगी वो हमेशा निकलते हैं। हमेशा याद रखना कहीं पे भी ट्रैप्ड गैस है उसको निकाल देना है, चाहे वो डाई नाइट्रोजन हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे कुछ भी हो। ये जो मेथड है हम स्मॉल स्केल के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि लैब वगैरह में कहीं थोड़ा बहुत ज़रूरत है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं अमोनिया की फॉर्मेशन। तो हम अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दोनों को मिक्स करेंगे, और जो इनके अंदर ट्रैप्ड गैस है इसके अंदर देखिए, इसके अंदर से हम अमोनिया निकाल सकते हैं NH3, तो हम वो निकाल देंगे। तो NH3 निकालने के बाद में, यानी कि गैस निकालने के बाद में, यहाँ से क्या बचा, क्लोरीन बचा, और यहाँ से हम वाटर को निकाल देते हैं, CaOH ट्वाइस से पानी निकाल दिया, यहाँ से कैल्शियम बचा, कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर कंपाउंड बना लेंगे CaCl2 जो कि सॉलिड है। ये है हो गई अमोनिया की प्रिपरेशन। अब है जो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर इसकी प्रिपरेशन का मेथड है वो है हैबर्स प्रोसेस। ये इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर है, यानी कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, N2 यानी डाई नाइट्रोजन ली और हाइड्रोजन गैस ली, दोनों को मिक्स कर दिया आयरन की प्रेजेंस में 773 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर और 200 ATM प्रेशर लगा के, तो ये अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
अब हम देखें केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया कैसे रिएक्ट करता है? अगर अमोनिया के अंदर पानी मिला दिया तो ये आयंस में टूट जाता है, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। अगर हमने इसके अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव डाल दिया, एक्वस कॉपर 2 पॉजिटिव, जो कि लाइट ब्लू कलर का होता है, तो वो इसके साथ एक कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा जो कि डीप ब्लू कलर दे देगा इसको। सो इससे हमें पता चल जाता है केमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई। अगर हमने कैल्शियम कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर अमोनिया डाली है तो वो कंपाउंड बनाएगा CuNH3 का होल 4 एंड इसका जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पॉजिटिव, डीप ब्लू कलर होता है। आपको ये कंपाउंड याद करने की जरूरत नहीं है, बस यही देख लेना कि कॉपर 2 पॉजिटिव लाइट ब्लू कलर का होता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके डार्क ब्लू हो जाता है। नाइट्रिक एसिड, अब हम इसमें कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं। नाइट्रिक एसिड है जैसे कि, तो इसका फॉर्मूला होता है HNO3। ये मैक्सिमम इसकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, जो कि है +5। HNO3 के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है जो कि +5 है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है N डबल बॉन्ड O OH और ये O। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई आयनिक बॉन्ड नहीं है। सो इसके अंदर हमारी जो कोवेलेंस होते हैं वो मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं। नाइट्रोजन के अंदर मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, जिसमें से भी एक बॉन्ड जो होगा वो होगा कोऑर्डिनेट और 3 बॉन्ड कोवेलेंट होंगे। सो एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट होगा, ये ध्यान रखना है, यानी कि एक ही सारे, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स देगा एक ही एटम। अब हम देखते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन नाइट्रिक एसिड के बारे में। ये देखो, ये हमने जो दूसरे नोट्स बना रखे थे उसमें से मैं आपको शो करूं तो ये मेटल एजाइड वाला है, ये एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन यानी एकदम प्योरेस्ट नाइट्रोजन हमें प्रोवाइड करता है। हैबर्स प्रोसेस, इसके अंदर जो मॉलिब्डेनम होता है वो प्रमोटर की तरह यूज कर देते हैं हम। आयरन तो कैटलिस्ट होता है और मॉलिब्डेनम को प्रमोटर की तरह यूज किया जाता है, यानी कि वो स्पीड को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है, आयरन को और भी ज्यादा बढ़ाता है। और हैबर प्रोसेस के अंदर हीट निकलती है। वहीं अगर हमें एबर प्रोसेस करवाना है तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी कि आपको लो टेम्परेचर रखना है और हाई प्रेशर रखना है। अगर ये आपने टेम्परेचर कम रखा है तभी तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कर पाएगी, क्योंकि इस रिएक्शन में भी हीट निकल रही है। और प्रेशर इसमें क्या है, ज़्यादा रखना है, क्योंकि यहाँ पे 2 गैसेस, यहाँ पे हम एक गैस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको प्रेशर ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं अमोनिया के बारे में, जो कि सबसे पहले हम यूरियासिस को बना सकते हैं, अमोनियम सोल्ट से बना सकते हैं, हैबर प्रोसेस से बना सकते हैं। अमोनिया कैसे होती है, एकदम कलरलेस और पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। अमोनिया को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में भी हेल्प यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो टोलेंस रिएजेंट होता है जिसका फॉर्मूला ये होता है AgNO3 ट्वाइस 2 पॉजिटिव, टोलेंस रिएजेंट का जो फॉर्मूला है। टोलेंस रिएजेंट को हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विशन के लिए हेल्प यूज करते हैं, बट ये जो बनता है वो किससे बनता है, अमोनिया की हेल्प से बनता है। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बोल बोल के बता रही हूँ, बाकी आप इसमें से देख भी सकते हैं। अगर आपको लगे हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। नेक्स्ट ओजवाल्ड प्रोसेस, अभी हम देखते हैं ओजवाल्ड प्रोसेस। ओजवाल्ड प्रोसेस जो है वो बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, हम HNO3 की प्रिपरेशन के लिए। अगर ये हमें बनाना है नाइट्रिक एसिड तो हम यूज करेंगे ओजवाल्ड प्रोसेस। ये बेस्ट प्रोसेस है HNO3 बनाने का, इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। तो क्या है इसका मेथड, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। या स्टेप 1 में क्या है, आपको अमोनिया लेनी है, उसके अंदर ऑक्सीजन मिला देनी है। अमोनिया के अंदर ऑक्सीजन मिलाई, साथ में कैटलिस्ट लिए PT एंड RH, टेम्परेचर है 500 केल्विन, 9 बार प्रेशर है, तो क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, यानी कि NO बना देगा और साथ में पानी निकाल देगा। फिर इस NO के अंदर ऑक्सीजन मिलाएंगे, ऑक्सीजन मिलाते ही NO2 बना देगा। NO2 के अंदर अब हमें पानी मिलाना है और ये नाइट्रिक एसिड और NO बना देगा। इस NO को हम दोबारा से स्टेप 2 में यूज कर सकते हैं। सो इसमें क्या किया है हमने, सबसे पहले अमोनिया ली, अमोनिया के अंदर ऑक्सीजन मिलाई और वो भी 500 केल्विन टेम्परेचर, 9 बार प्रेशर के ऊपर, PT एंड RH गैंग प्रेजेंस में कैटलिस्ट की फॉर्म में, और फिर हमें मिल गया NO। फिर NO के अंदर ऑक्सीजन मिलाई, NO2 बना दिया, NO2 के अंदर पानी मिला दिया और नाइट्रिक एसिड बना लिया। ये था हमारा ओसवाल्ड प्रोसेस। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं HNO3 या नाइट्रिक एसिड की। ये जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही हैं, क्योंकि इनमें से पूछ सकते हैं। जो कॉपर है उसके अंदर अगर हमने डाइल्यूट HNO3 डाला तो वो हमें नाइट्रेट बना के देगा, साथ में पानी। देखो जो ये रिएक्शंस होंगी कॉपर और जिंक की HNO3 के साथ में, उन सभी में नाइट्रेट तो बनेगा ही, नाइट्रेट इज कंफर्म, सभी में बनेगा, पानी भी सभी में बनेगा। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है गैसेस के ऊपर कौन सी गैस निकलेगी, तो जब हम कॉपर को डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, देखो डाइल्यूट HNO3 है यानी वीक है,
कॉपर भी वीक होता है जिंक से। आपने अगर वो ट्रिक याद की और एक्टिविटी की, काशीनाथ का माली आलू जरा फीकी पकाता है, कौन है जरा आगे आओ, तो अगर आपको ये नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको रिवाइज करा दूँ। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आपको पता होगा कि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, ये भी कम रिएक्टिव है, डाइल्यूट HNO3 ये भी कम रिएक्टिव है, तो गैस बना देंगे। नो नहीं, ये रिएक्शन बहुत ही कम होगी। नो नो, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये दोनों कम रिएक्टिव है, मना करेंगे रिएक्शन मत करो, तो इसमें गैस कौन सी बनी? नो। और यानी कि नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड बनी है, बट हम इसको याद करने की ट्रिक कर रहे हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है इनमें। और जब हम जिंक को डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक तो स्ट्रॉन्ग है और डाइल्यूट HNO3 वीक है, तो जिंक हंसेगा इसके ऊपर, हाँ 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 तो वीक है। तो ये क्या कर रहा है? जिंक हंस रहा है, यानी कि लाफिंग गैस N2O बनती है इसके अंदर। और जो स्ट्रॉन्ग है दोनों के दोनों, यानी कंसंट्रेटेड HNO3 जब हमने मिल लिया तो दोनों में ही बनेगा NO2, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाली नाइट्रोजन गैस। तो ये है NO2 NO2, दोनों में ही NO2 बनेगी, तो इसमें क्या ट्रिक, दोनों में ही NO2 बनानी है। अब हम आ गए हैं ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, जिनको हम चेल्कोजेंस भी बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। ग्रुप 16 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्रुप 15 के कुछ जो डीप नोट्स बनाए थे मैंने, वो शो करना चाहूंगी। क्या हो सकता है कि आपके इनमें से भी कोई काम आ जाए। जैसे कि एक्वायर्स जो होता है वो कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HCl का मिक्सचर होता है। HNO3 1:3 ये रेशियो होता है इनका। और ये कैसे गोल्ड प्लेटिनम इनके साथ रिएक्ट करता है, वो रिएक्शन यहाँ पे लिख रखी है। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आई एम जस्ट शोइंग यू कि आपको अगर यदि नोट्स चाहिए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वीडियो। यहाँ से आप 10-20 सेकंड जितना भी आपको लग रहा है कि हाँ ये तो हो रखा है, मुझे आता है, या फिर ये मेरे काम का नहीं है, इतना डीप मुझे नहीं जाना, तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए। और अब हम देखेंगे फॉस्फोरस के कुछ कंपाउंड्स। आफ्टर दैट जो ग्रुप 15 है हमारा वो एकदम कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा और ग्रुप 16 स्टार्ट कर देंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवा दी हैं, दूसरे नोट्स से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले नोट्स बना रखे मैंने उनसे करवा दी हैं। ये वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, इनके बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड आई थिंक ये सिलेबस में रिलेटेड है, मे बी आप और स्टूडेंट्स को अगर आपको पता हो तो और स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ ये रिलेटेड है या नहीं है। जो रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस हैं, इन पे भी वैसे क्वेश्चंस बनते हैं, बट मे बी दिस टाइम दे आर डिलीटेड। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में दूसरे बच्चों को बता के जाना कि हाँ ये डिलीटेड है, कहीं हम कंफ्यूजन में रह जाएं और आपका एग्जाम में आ जाएं। तो एक बार आप इसके बारे में कंफर्म कर लेना, मुझे इतना कंफर्म नहीं पता इसके बारे में, अदरवाइज मैं कमेंट पिन कर दूंगी अपने, यानी कि अगर कोई बच्चा बताएगा तो फिर उसका कमेंट पिन कर दूंगी, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं बाद में कमेंट पिन कर दूंगी, पिन कमेंट चेक कर लेना। फॉस्फोरस में तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, और इसके ऑक्सो एसिड्स, ये इन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये था हमारा ग्रुप 15 कंप्लीट। अब हम देखते हैं ग्रुप 16। ग्रुप 16 इसका स्टार्ट करते हैं हम इसके कंपाउंड से, क्योंकि इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो इसका कंपाउंड है डाई ऑक्सीजन, यानी कि O2 जिसे हम इनहेल करते हैं, वो उसकी प्रिपरेशन कैसे है, अगर हम उसको लैब में बनाना चाहें तो किस तरीके से बनाते हैं। जो हम सिलेंडर में भर के लेके आते हैं ऑक्सीजन, वो किस तरीके से बनती है। दो तरीके हैं उसके, एक है PbO2 यानी लेड डाइऑक्साइड को हीट करके। जब हम उसको हीट करेंगे तो देखो लेड जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे, और बाद में कन्वर्ट हो जाता है +2 के अंदर। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल किसके अंदर है, +2 के अंदर, इसलिए +2 में कन्वर्ट हो जाता है और एक ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो ये बन जाता है लेड ऑक्साइड और O2 गैस रिलीज हो जाती है। यहाँ पे +4 के बजाय +2 में ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, जो हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि जो इनर s ऑर्बिटल होते हैं वो पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड से। हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो पानी और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाती है। नेक्स्ट इसके केमिकल रिएक्शंस क्या है डाई ऑक्सीजन की, यानी O2 की, किस किसके साथ में रिएक्ट करता है। क्लास 10th में शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही था ये केमिस्ट्री का कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं, पहले उसको सैंड पेपर से साफ क्यों किया जाता है। उसका आंसर होता था कि उस पर ना एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है जो उसको बर्न करने से प्रिवेंट करती है, इसलिए हमें उसको बर्न करना है तो पहले उस ऑक्साइड की लेयर को सैंड पेपर से हटाना पड़ता है। तो वही है यहाँ पे, जब मैग्नीशियम मेटल रखी रहती है तो ऑक्सीजन एयर से जो होती है वो उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेती है। वहीं अगर सल्फर रखा है तो सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 गैस में बनके उड़ जाएगा। अगर जिंक सल्फाइड रखा है तो वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ZNO2
सॉरी ZnO एंड SO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा ऑक्सीजन कंपाउंड दैट इज ओजोन। इसमें स्ट्रक्चर में भी हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। तो आप ऐसे बना सकते हैं कि एक ऑक्सीजन रखी, यानी 3 ऑक्सीजन को पहले रख लो, और फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं एंड एज वेल एज ऐसे भी बना सकते हैं। बस बीच वाले ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज होगा, और जिसमें एक बॉन्ड ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा वहाँ पे -1 चार्ज होगा। एंड ये जो है ये स्ट्रक्चर सिमिलर है इसके, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे के, दोनों ही करेक्ट हैं। अब इसकी प्रिपरेशन देखें तो क्या है, O3 को बनाने के लिए हमें O2 और बहुत ही हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। कितनी एनर्जी देनी पड़ती है आप देखो, 142 किलो जूल मोल इनवर्स। इतनी ज़्यादा एनर्जी देंगे जब ये O3 यानी ओजोन के अंदर कन्वर्ट होगी। जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट है वो कैसे बनी है, जब वहाँ पे देखो बहुत सारी लाइटनिंग वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का सोर्स होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन O3 के अंदर कन्वर्ट हो पाती है। अब हम देखते हैं O3 यानी ओजोन की कुछ केमिकल रिएक्शंस, वो कैसे रिएक्ट करती हैं। PbS यानी लेड सल्फाइड के साथ में ओजोन रिएक्ट करेगी और अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करेगी, यानी कि इसको हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसको ऑक्सीडाइज कर देगी, यानी ऑक्सीजन इसमें ऐड कर देगी। PbSO4 लेड सल्फेट बना देगी और खुद O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आयोडाइड में भी अगर यदि हम ओजोन डालें, साथ में थोड़ा पानी डाल दिया, एक्वस बना दिया इसको, तो फिर ये क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा और आयोडीन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ये सब कुछ रिलीज करता है। देखो कहीं पे भी गैस रिलीज होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे हम गैसेस को जरूर निकाल देते हैं, क्योंकि वो ट्रैप रहना पसंद नहीं करती हैं। ट्रैप्ड गैस सबसे पहले निकलती हैं। अब हम देखते हैं सल्फर के कुछ एलोट्रोप्स। जो अल्फा रोम्बिक सल्फर है यानी S8 कैसे कन्वर्ट होगा, मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसे हम बीटा सल्फर भी बोल देते हैं। अल्फा सल्फर को बीटा सल्फर में कैसे कन्वर्ट करें और रोम्बिक सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो दोनों का फॉर्मूला S8 ही है, लेकिन जब हम रोम्बिक को हीट करते हैं तो वो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होता है। वहीं अगर यदि हम मोनोक्लिनिक को कूल कर देंगे तो वो रोम्बिक में कन्वर्ट होगा। सो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब भी हमने इसको देखो, जो S8 स्ट्रक्चर है, ये वाला S8 यानी ये रोम्बिक भी हो सकता है, मोनोक्लिनिक भी हो सकता है। उसकी स्ट्रक्चर होती है क्राउन शेप, और S6 की स्ट्रक्चर होती है ऐसे चेयर शेप। S8 क्राउन, S6 चेयर शेप। और जो रोम्बिक सल्फर होता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में रहता है, क्रिस्टलाइज होता है, उसके ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं। वहीं जो मोनोक्लिनिक सल्फर होता है उसके ऐसे फाइबर टाइप से होते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं, जैसे कि आपने सेव खाई होंगी, या फिर जो मैगी के होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स जो नीचे हमें पैकेट में मिलते हैं, उस टाइप से होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। और हम इसको कैसे गेट कर सकते हैं, हीट करके। आप ऐसे समझ लो कि ना हम सेव बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, तो हम हीट करके बनाते हैं ना, तो वैसे ही अगर हमें मोनोक्लिनिक यानी कि सेवई वाला स्ट्रक्चर बनाना है तो फिर हम उसको हीट करेंगे, और जब हम उसको ठंडा कर देंगे ना तो क्रिस्टल बन जाएगा, यानी कि रोम्बिक सल्फर बन जाएगा। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसकी केमिकल रिएक्शंस देखें तो देखो, एक तो H2SO4 ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब हम H2SO4 को पानी के अंदर डालेंगे तो ये हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव देगा और साथ में हमें HSO4 नेगेटिव देगा। ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है इसके अंदर, इसने यानी कि एक हाइड्रोजन लूज कर दिया है, वाटर को दे दिया है। नेक्स्ट देखें, जब हम कॉपर के अंदर H2SO4 को डालेंगे तो क्या होगा, जो कॉपर है वो कॉपर सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में SO2 गैस रिलीज होगी और पानी रिलीज होगा। ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है कॉपर का CuSO4 के अंदर कन्वर्ट करा के। वहीं अगर यदि हमने H2SO4 को शुगर के ऊपर डाल दिया ना, शुगर का क्या फॉर्मूला होता है, C12H22O11, शुगर के ऊपर डाल दिया तो फिर एकदम ब्लैक सब्सटेंस बचेगा, कार्बन बचेगा और सारा पानी उड़ जाएगा। यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब हम देखते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से हैं। आफ्टर दैट ग्रुप 16 भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर देखेंगे हम ग्रुप 17। सो ऑक्सो एसिड्स देखते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस के अंदर देखो, सल्फ्यूरिक होता है H2SO4 और सल्फ्यूरस उससे एक ऑक्सीजन कम यानी H2SO3। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं हम, और इसकी बेसिसिटी 2 होगी। बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन रिलीज होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो बेसिसिटी 2 हो जाएगी। वहीं सल्फ्यूरिक एसिड की भी 2 बेसिसिटी होती है, ये दोनों हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं, तो ये हो गया H2SO4। अब हम देखते हैं ओलियम, जिसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। इसमें से 1-2 बार एक मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। ओलियम जो है उसका जो साइंटिफिक नेम कहें, अगर हम केमिकल नेम कहें, IUPAC नेम, वो है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम का पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। एंड इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं। ये बना कैसे है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड लिखो सबसे पहले, H2SO4, 2 सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए हमने,
फिर दोनों को हमने हीट कर दिया, हीट करेंगे तो क्या जाएगा, पानी जाएगा, H2O घटा दो इसमें से, क्या बचा H2S2 हो गए, और एक ऑक्सीजन घटा दिया तो ऑक्सीजन 8 होने थे 7 हो गए। तो ये है हमारा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर भी एज इट इज बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड की ही तरह है, बट इसमें हमें करना क्या है, ये वाला जो OH है इसमें से एक O हटा देना, एक H हटा देना है और इसको कनेक्ट कर देना है दूसरी ऐसे ही यूनिट के साथ में। अब लास्ट है हमारा पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या है, इसमें ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के जैसा ही है, बट इसके अंदर एक ऑक्सीजन उससे ज्यादा है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड तो होता है H2S2O7 और ये पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है H2S2O8। इसमें एक पर ऑक्साइड बॉन्ड की लिंकेज होती है। बस क्या किया, यहाँ पे हमने एक ऑक्सीजन लगाया था तो यहीं पे एक बॉन्ड ऐसे बना दिया और बाकी एज इट इज है। अब हम देखते हैं ग्रुप नंबर 17 हेलोजन फैमिली। इसके अंदर सबसे पहले अगर हम कंपाउंड्स पढ़ें तो हम पढ़ते हैं HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके प्रिपरेशन की बात करें तो क्या है, NaCl यानी नमक के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो तो क्या होगा, सोडियम बाइसल्फेट मिलेगा और साथ में HCl रिलीज हो जाएगा गैस की फॉर्म में। क्या किया आपने, नमक लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 लिया, दोनों को मिक्स किया, टेम्परेचर दिया थोड़ा सा ज्यादा 420 केल्विन और क्या होगा, आपको NaHSO4 मिल जाएगा, साथ में HCl गैस रिलीज हो जाएगी। और एक और मेथड जो है इसका, एक और मेथड कह लीजिए या फिर यूं कह लीजिए कि यहाँ से जो हमें मिलता है सोडियम बाइसल्फेट, इसी से हम एक और बार HCl निकाल सकते हैं। कैसे, जो हमने सोडियम बाइसल्फेट लिया उसके अंदर दोबारा से NaCl डालो, क्योंकि इसके अंदर अभी भी एक H बचा है यानी अभी HCl दे सकता है। तो H तो इसके अंदर है ही, हमें Cl चाहिए, Cl किसमें है, NaCl के अंदर, तो हमने डाल दिया NaCl। अब इसको थोड़ा सा ज्यादा हीट करना पड़ेगा और फिर ये सोडियम सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से H और Cl निकल जाएंगे HCl गैस बना के। अब है केमिकल रिएक्शन ऑफ HCl। HCl कैसे रिएक्ट करता है, HCl के अंदर अगर पानी डालेंगे तो वही होगा जो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H2SO4 के अंदर हुआ था, हमें आयंस मिलते हैं, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन मिलेगा। और वहीं पे जो सल्फ्यूरिक एसिड वाला था उसमें हमें आयंस मिले थे HSO4 नेगेटिव, यानी कि इसमें से एक हाइड्रोजन इसको दे दी गई थी। ऐसे ही HCl में से एक हाइड्रोजन इसको दे दी तो यहाँ पे बचा क्या, Cl नेगेटिव। अब जिंक के अंदर यदि हम HCl डालेंगे तो क्या होगा, ZnCl2 बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। बहुत ही कॉमन है, ये आपने 10th में ही रीड किए होंगे, बहुत इजी रिएक्शंस हैं ये। अगर हम HCl को अमोनिया के अंदर डालेंगे तो ये अमोनियम क्लोराइड बना लेगा यानी NH4Cl बना लेगा। अब कुछ क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स देखते हैं, HOCl। HOCl क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। अब हम देखें क्लोरस एसिड, ये था हाइपोक्लोरस एसिड। अब देखते हैं क्लोरस एसिड, इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है HClO2। इसमें क्या होगा, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी और क्लोरीन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ जाता है। अब देखें हम परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड कैसे बनेंगे, परक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HClO3। देखो HClO हो गया हाइपोक्लोरस, HClO2 हो गया क्लोरस और HClO3 हो गया परक्लोरिक एसिड। इसमें क्या होता है, क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में अटैच है यानी ये वाला हाइड्रोजन लीव करेगा यहाँ से और डबल बॉन्ड के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़ी होती हैं। ये जो है परक्लोरिक एसिड, ये मोस्ट एसिडिक है क्योंकि इसमें ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। जहाँ पे भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी वहां पे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर मिलता है। अब देखते हैं कुछ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स जिनमें से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं और उनके क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं, तो अभी नहीं देखते हैं। इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक अभी बचा है जो कि आपके बहुत ही काम आने वाला है और उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से भी इतने क्वेश्चन नहीं बनते जितने उस टॉपिक में से बनते हैं, तो अभी छोड़ के मत जाना। तो देखते हैं सबसे पहला XX डैश, यानी कि 2 हेलोजन है डिफरेंट टाइप के और दोनों के एक एटम्स हैं, जैसे ClF BrF। एकदम लीनियर होंगे, जब 2 एटम होते हैं तो लीनियर ही होते हैं। फिर हमने नेक्स्ट लिया टाइप XX3। इसमें क्या होगा, जो X यानी जो ज्यादा है ना, जो जितना ज्यादा नंबर में होगा उसका साइज छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर यदि बहुत सारे बड़े बड़े एक साथ लगा दिए तो वो तो उसको स्टेबल ही नहीं होने देंगे। तो जो ज्यादा नंबर में होते हैं ना वो छोटे एटम्स होते हैं। तो इसमें क्या होंगे, ClF3 BrF3 T शेप होंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, देख लो, 2 लोन पेयर और फ्लोरीन T की टाइप में अरेंज होते हैं। अब देखते हैं XX5। इसमें जो फिर से जो ज्यादा नंबर में है वो छोटा एटम होगा, ClF5 BrF5 स्क्वायर पिरामिडल। स्ट्रक्चर ये है, देखो इसमें ये वाला जो है ना ये स्क्वायर बना रहा है और ये ऊपर की तरफ ऐसे ज्वाइन करेंगे तो पिरामिड बन जाएगा। तो ये होगा स्क्वायर पिरामिडल और इसमें एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं जो लास्ट है XX7। इसका एक ही एग्जाम्पल है IF7। इसका शेप होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इस टाइप से पेंटागोनल। देखो यहाँ पे देखो 5 साइड है पेंटागोनल,
बाई पिरामिडल, यानी ऊपर एक एटम है और नीचे एक एटम है, सारी साइड से ज्वाइन कर सकते हैं, ये हो गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब हम देखते हैं ग्रुप 18। जो ग्रुप 18 है यानी नोबल गैसेस जिसे हम बोलते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इन्हें नोबल गैसेस ही क्यों बोलते हैं, ये कम रिएक्टिव क्यों होती हैं, वही जो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं और नॉर्मली इनके आंसर होते हैं क्योंकि जो ऑक्टेट रूल फॉलो किया जाता है तो ऑक्टेट उसका कंप्लीट होता है तो नोबल गैसेस जल्दी से रिएक्ट नहीं करती। बहुत ईजी आंसर्स होते हैं। जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। जिनोन के कुछ कंपाउंड्स, क्योंकि जिनोन ही इसमें से मोस्टली कंपाउंड बनाता है। जो जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड है वो देखें सबसे पहले। तो जिनोन अगर दी हमने एक्सेस में ले रखा है और फ्लोरीन कम मात्रा में है तो XeF2 बनता है, यानी जिनोन डाइफ्लोराइड बनता है। वहीं अगर यदि हमने रेशियो लिया है 1:5 का, यानी फ्लोरीन थोड़ी सी ज्यादा है जिनोन से, तो क्या होगा XeF4 बनता है, यानी जिनोन टेट्राफ्लोराइड बनता है। इनमें टेम्परेचर भी आप देखते जाएं क्योंकि स्टार्टिंग वाले में थोड़ा कम टेम्परेचर था, दूसरे में और ज्यादा, और जो थर्ड है उसमें सबसे कम टेम्परेचर दिया गया है। वहीं अगर जिनोन हमने लिया और फ्लोरीन जो है वो 20 के रेशियो में है, यानी 20 टाइम्स है जिनोन के, यानी बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या करना है, आपको टेम्परेचर इतना ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा ताकि इतनी सारी जो फ्लोरीन है वो जिनोन के साथ चिपक सके और XeF6 ये बना देगी जिनोन हेक्साफ्लोराइड। ये जो है ये बहुत ही रेयर कंडीशंस में मिलते हैं क्योंकि आप देख भी पा रहे होंगे कितना ज्यादा प्रेशर और कितना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। सो ये बहुत ही कम मिलते हैं बट जिनोन के कंपाउंड्स मिलते हैं। आप देखते हैं जिनोन के ऑक्सीजन के साथ में जो कंपाउंड है वो क्या है। अगर ये जिनोन XeF6 यानी जिनोन हेक्साफ्लोराइड के साथ में अगर एक पानी डालें, एक पानी का मॉलिक्यूल डालें तो क्या होगा XeOF4 बनता है, साथ में HF रिलीज हो जाता है, एक्वस यानी कि पानी में घुल जाता है। वहीं अगर वहां पे दो पानी प्रेजेंट है, दो पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो XeO2F2 बनता है। वहीं अगर 3 प्रेजेंट हैं तो इसमें होता क्या है बेसिकली, यहाँ से पहले तो 2 फ्लोरीन रिलीज होंगे, 2 फ्लोरीन जाएंगे, 1 ऑक्सीजन जाएगा, 1 ऑक्सीजन आ जाएगा। यहाँ से अगर 4 फ्लोरीन रिलीज होंगे तो 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, 6 के 6 फ्लोरीन रिलीज होंगे तो 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे, तो XeO3 जिनोन टेट्रा ऑक्साइड बन जाएगा। अभी लास्ट फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट। स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन फ्लोराइड कंपाउंड्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये ना हरियाणा बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं। कैसे है स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन फ्लोराइड कंपाउंड्स। जो सबसे पहला है XeF2, एकदम लीनियर स्ट्रक्चर होगा क्योंकि इसमें दो जो F है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे, बीच में Xe, साइड में FF और 3 इसके लोन पेयर होते हैं जिनोन के। तो हमें इसमें स्ट्रक्चर बताना है तो कैसा हो गया लीनियर। फिर हम देखते हैं XeF4 का। XeF4 में कैसा है स्क्वायर प्लेनर, आप देख भी पा रहे होंगे दिस इज स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट XeF6 वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसे हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रल तो जब बनता है जब Xe के साथ में 6 फ्लोरीन होते हैं, लेकिन इसमें 6 फ्लोरीन के साथ में एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अब देखते हैं कुछ जिनोन के ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर्स। XeO3 ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है इस टाइप से। Xe के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में 3 ऑक्सीजन लगेंगे और एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। XeOF4 स्क्वायर पिरामिडल बनाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट XeO2F2 ये शीशो शेप बनाता है, ऐसे शेप बनाता है। शीशो शेप जो है कैसे कब हम बोलते हैं शीशो शेप है, जब हम देखते हैं कि कोई एटम है उसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 4 तरफ बॉन्ड बने हुए हैं 4 साइड में, और एक साइड में एक लोन पेयर रखा हुआ है तो उसे हम शीशो शेप बोलते हैं। दिस इज शीशो शेप। सो ये था हमारा ग्रुप 15, 16, 17, 18 सारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।